नमस्कार। आज हम साइंस न्यूज़ एक्सप्लोर्स के सितंबर 2025 अंक से मिली जानकारी का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। जी। इस सामग्री में कई दिलचस्प विषय हैं, मतलब जानवरों की हैरान करने वाली लंबी उम्र से लेकर जलवायु परिवर्तन के असर, हाँ, नई तकनीकी खोजें और यहाँ तक कि फिल्मों के किरदारों के मनोविज्ञान तक। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों को सामने लाना। हाँ, बिल्कुल। ये अंक हमें दिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना अद्भुत है, कितनी क्षमता है उसमें। सही। और साथ ही भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं, उन पर भी सोचने को मजबूर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं क्या खास है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना से। ये 2023 में ग्रीनलैंड में हुई थी। हाँ, वो भूस्खलन वाली घटना। हाँ, एक विशाल भूस्खलन। जरा सोचिए, लगभग 2.5 करोड़ क्यूबिक मीटर चट्टान और बर्फ। 2.5 करोड़। हाँ, मतलब करीब 10,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना मलबा। बाप रे। वो पहले एक ग्लेशियर पर गिरा और फिर फिसलकर सीधे समुद्र में जा गिरा। और उसका नतीजा? बहुत भयंकर। हाँ। एक सुनामी आई, इतनी ऊंची कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी छोटी लगे। सच में? कितनी ऊंची? करीब 110 मीटर। 110 मीटर? हाँ, और इस लहर ने 80 किलोमीटर तक फैली एक फ्यॉर्ड मतलब वो समुद्र किनारे की गहरी घाटी होती है ना, हाँ हाँ। उसके तटों को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया। ओह। ये घटना इतनी जबरदस्त थी कि इसके कंपन वो पूरी दुनिया में महसूस किए गए। पूरी दुनिया में? हाँ। कितने दिन तक? 9 दिनों तक। हर 90 सेकंड में एक लहर दोहराती रही। हर 90 सेकंड में? हाँ, जिसे वैज्ञानिक सेश कहते हैं। ये जैसे बंद पानी में लहरें आगे पीछे होती है ना, वैसा कुछ। वाकई डरावना मंजर रहा होगा। अच्छा, भूविज्ञानी क्रिश्चियन स्विनविक ने इसे देखा था ना? हाँ, उन्होंने इसे काफी करीब से अध्ययन किया। उनका कहना था कि किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त वहां कोई इंसान नहीं था, वरना बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी। अब सवाल यह है कि ये हुआ क्यों? स्रोत तो कहते हैं कि इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। बिल्कुल है। क्या ये परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की वजह से हुआ? हाँ, मुख्य कारण वही था, परमाफ्रॉस्ट का गर्म होना। परमाफ्रॉस्ट मतलब जो जमीन हमेशा जमी रहती है। जी हाँ, बिल्कुल। जब पहाड़ के अंदर का तापमान मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तब बर्फ चट्टानों को सीमेंट की तरह जकड़े रखती है, मजबूती से। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, -1 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचता है, तो ये बर्फ प्लास्टिक जैसी नरम हो जाती है, लचीली। ओह, तो पकड़ ढीली पड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। चट्टानों की पकड़ कमजोर पड़ जाती है और बूम, पहाड़ का हिस्सा ढह सकता है। और इसमें ग्लेशियरों के पिघलने का भी हाथ था? हाँ, उसका भी। ग्लेशियर जब पिघलकर पतले होते हैं, तो वो पहाड़ के ढलानों को जो एक तरह का सहारा दे रहे होते हैं ना, बर्फ का, वो सहारा कमजोर पड़ जाता है। अच्छा। स्वेनवेग और उनकी टीम ने यही पाया कि ग्रीनलैंड के डिक्सन फ्योर्ड में ठीक यही हुआ था। परमाफ्रॉस्ट गर्म हुआ और ग्लेशियर पतला हुआ। दोनों ने मिलकर ये भूस्खलन करा दिया। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये कोई अकेली घटना तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तिब्बत और स्विट्जरलैंड में भी हाल में ऐसा हुआ है। जी हाँ, 2016 में तिब्बत में और 2024 में स्विट्जरलैंड में भी ग्लेशियर ढहने से काफी विनाश हुआ। और हिमालय जैसे इलाकों में एक और खतरा है। पिघलते ग्लेशियरों से झीलें बन जाती हैं, ग्लेशियल लेक। हाँ, वो अचानक फट सकती हैं और फिर भयानक बाढ़ आती है। ओहो। इतिहास में भी देखें तो नॉर्वे में 1936 में, अलास्का में 1958 में ऐसे भूस्खलनों से आई सुनामी ने जानें ली हैं। ये आर्कटिक के भविष्य के लिए काफी चिंता की बात लगती है। वहां तो तापमान वैसे भी तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। और चिंता बढ़ाने वाली एक और बात है। क्या? समुद्री भूविज्ञानी है मैथ्यू ओवेन। उन्होंने समुद्र तल के सोनार नक्शों का अध्ययन किया। अच्छा। उन्हें ग्रीनलैंड में बहुत ही बड़े प्राचीन भूस्खलनों के सबूत मिले हैं। प्राचीन मतलब कितने पुराने? आज से 7,000 से 10,000 साल पहले के, जब पिछला हिमयुग खत्म हो रहा था। ओह। और ये भूस्खलन हाल की घटनाओं से 100 गुना तक बड़े हो सकते हैं। 100 गुना? हाँ, तो डर ये है कि आर्कटिक में जो तेजी से गर्माहट बढ़ रही है, कहीं वो भविष्य में फिर से ऐसी ही विशाल आपदाओं को न्योता ना दे दे। तो वैज्ञानिक अब क्या कर रहे हैं? इसका कुछ पूर्वानुमान लगाने की कोशिश? हाँ, बिल्कुल। कैथरीन बर्नहार्ट जैसे वैज्ञानिक इन घटनाओं का बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। वो कंप्यूटर मॉडल बना रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि ये भूस्खलन कैसे होते हैं, कब हो सकते हैं। अच्छा। भविष्य के खतरों का मतलब बेहतर अनुमान लगाया जा सके।
चलिए जलवायु परिवर्तन की इन गंभीर चिंताओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जीवन की अद्भुत क्षमता की, लंबी उम्र के रहस्यों की। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प विषय है। हम इंसान औसतन 73 साल जीते हैं। सबसे ज्यादा जीने वाली महिला थी जीन कैलमेंट, 122 साल। जी। लेकिन प्रकृति में तो ऐसे जीव हैं जो हमें बहुत पीछे छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई हैरान करने वाला है। स्रोत में कई उदाहरण दिए गए हैं और इन लंबे जीवन के पीछे कुछ सामान्य सिद्धांत जैसे नजर आते हैं। अच्छा, क्या? पहला तो है खतरों से बचना, चाहे वो शिकारी हो या फिर कठोर वातावरण। ठीक है। दूसरा है जीवन की गति को धीमा करना, खासकर मेटाबॉलिज्म, मतलब शरीर जो ऊर्जा खर्च करता है ना, उसको कम करना। अच्छा, मेटाबॉलिज्म धीमा करना। और तीसरा शरीर की अंदरूनी मरम्मत और सुरक्षा प्रणाली का मजबूत होना, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता, डीएनए रिपेयर वगैरह। दिलचस्प। तो इन सिद्धांतों के कुछ उदाहरण देखें। खतरों से बचने वाले कौन कौन हैं? जैसे नेकेड मोल रैट्स हैं, चूहे जैसे दिखते हैं। हाँ। ये जमीन के नीचे सुरक्षित बिलों में रहते हैं, तो शिकारी आसानी से पकड़ नहीं पाते। अच्छा। इसी वजह से ये 30 साल से भी ज्यादा जी पाते हैं, जो इनके साइज के जीवों के लिए बहुत ज्यादा है। 30 साल? हाँ, और एक और बात, इनमें कैंसर से लड़ने वाले यौगिक भी ज्यादा पाए जाते हैं। कमाल है। और चमगादड़ भी वो उड़ सकते हैं, तो कई जमीनी शिकारियों से बच जाते हैं। हाँ, सही। और ये 40 साल से ज्यादा जी सकते हैं। 40 साल? जी, और ये हाइबरनेशन में जाते हैं, लंबी नींद। और टॉरपोर मतलब छोटी गहरी नींद। अच्छा। इससे उनके शरीर की क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, ऊर्जा बचती है, उम्र बढ़ती है। और कछुए? उनका तो खैर नाम ही लंबी उम्र से जुड़ा है। बिल्कुल, विशाल कछुए, जैसे शिशेल्स का वो कछुआ है जॉनथन। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो कम से कम 192 साल का है, शायद ज्यादा ही हो। 192 साल? हाँ, उनका मजबूत खोल उन्हें बचाता है, बड़ा आकार भी, और वे एक्टोथर्म हैं। एक्टोथर्म मतलब वो अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए बाहरी गर्मी पर निर्भर रहते हैं। इससे उनका मेटाबॉलिज्म धीमा रहता है। अच्छा। और न्यूजीलैंड के वो तोते काकापो? हाँ, काकापो, वो शायद 100 साल से ज्यादा जीते हैं। वो उड़ नहीं सकते ना? नहीं, लेकिन उनके द्वीप पर प्राकृतिक शिकारी कम थे, शायद इसीलिए इतनी लंबी उम्र और धीमी मेटाबॉलिज्म भी। तो ये तो हुई खतरों से बचने की बात। अब उन जीवों के बारे में बताएं जो अपनी जीवन गति धीमी करके लंबी उम्र पाते हैं, मेटाबॉलिज्म धीमा करके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है आर्कटिक के ठंडे पानी में। अच्छा। जैसे बोहेड व्हेल, ये करीब 200 साल जी सकती हैं। 200 साल? हाँ, ठंडा पानी उनके मेटाबॉलिज्म को धीमा रखता है। और उनमें कुछ खास बात? हाँ, वो मीलों दूर तक आवाज के जरिए एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं। इसे ध्वनिक झुंड, अकूस्टिक हर्ड कह सकते हैं, मतलब इतने बड़े समुद्र में भी वो जुड़े रहते हैं। वाह। और ग्रीनलैंड शार्क, उनके बारे में ना और भी कमाल की बातें हैं, है ना? हाँ, ग्रीनलैंड शार्क तो शायद 400 साल या उससे भी ज्यादा जी सकती हैं। 400 साल? अविश्वसनीय है। बिल्कुल, ये ठंडे गहरे पानी में बहुत धीरे धीरे तैरती हैं। अच्छा। इससे ऊर्जा बचती है और ठंडा वातावरण इनके बढ़ने और बूढ़े होने की प्रक्रिया को भी बहुत धीमा कर देता है। और तीसरा सिद्धांत था अंदरूनी मरम्मत और सुरक्षा वाला। जी हाँ, इसमें ग्रीनलैंड शार्क फिर से एक अच्छा उदाहरण है। कैसे? उनमें डीएनए की मरम्मत करने वाले जीन और कैंसर रोधी जीनों की कई कॉपीज होती हैं। कई कॉपीज? हाँ, जैसे गाड़ी में स्पेयर टायर होता है ना, वैसे ही बैकअप। अच्छा। और नेकेड मोल रैट्स में भी कैंसर कम होता है, आपने बताया। हाँ, उनकी कैंसर प्रतिरोधक क्षमता गजब की है। और वो क्लैम, सीप जैसे, हाँ, ओशन क्वाहॉग क्लैम, ये 500 साल से ज्यादा जी सकते हैं। 500 साल? हाँ, सबसे पुराना जो मिला वो 507 साल का था। ये पता कैसे चलता है? उनके खोल पर जैसे पेड़ के तने पर छल्ले होते हैं ना, वैसे ही वार्षिक छल्ले बनते हैं, उनसे उम्र पता चलती है। वाह। और ये रहते कहाँ हैं? ये समुद्र तल में लेत में दबे रहते हैं, सुरक्षित और ठंडे माहौल में। हालांकि अब जलवायु परिवर्तन से पानी गर्म हो रहा है, जो इनके लिए खतरा है। ओह, और भी यहाँ से? हाँ, और भी गहरे और ठंडे पानी में जाएं तो ब्लैक कोरल मिलते हैं। कोरल? मूंगे जैसे? हाँ, लेकिन ये अलग तरह के होते हैं। ये 4000 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। 4000 साल? जी, इनका कंकाल काइटिन नाम के पदार्थ से बना होता है। वही जो कीड़ों के बाहरी कवच में होता है। मजबूत होता होगा। हाँ। लेकिन दुख की बात यह है कि गहनों के लिए इनकी कटाई होती है,
जिससे ये खतरे में है। और सबसे पुराने ज्ञात जानवर है ग्लास स्पंज। हाँ, ये 17,000 साल तक जी सकते हैं। 17,000 साल? ये तो दिमाग ही घुमा देता है ना? ये बहुत गहरे, ठंडे और स्थिर समुद्री माहौल में रहते हैं। इनका शरीर कांच जैसे सिलिका के बने नुकीले ढांचों, स्पीक्यूल कहते हैं उन्हें, उनसे बना होता है। वो इन्हें समुद्र तल पर टिके रहने में मदद करते हैं। क्या बात है। अच्छा, इन सब जीवों का अध्ययन करके क्या हमें इंसानों को अपनी सेहत बेहतर बनाने में कुछ मदद मिल सकती है? बिल्कुल, यही तो बड़ा सवाल है। चमगादड़ों पर शोध करने वाले एक वैज्ञानिक हैं, जुआन मैनुएल वास्केज। हाँ। वो मानते हैं कि उम्र बढ़ना भले ही जीवन का एक सच हो, पर शायद ये कोई लाइलाज समस्या ना हो। लक्ष्य सिर्फ जीवन काल बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य काल यानी हेल्थ स्पैन बढ़ाना है। हेल्थ स्पैन मतलब हम बुढ़ापे में भी ज्यादा समय तक स्वस्थ और सक्रिय कैसे रह सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो इन जीवों में जो रहस्य छिपे हैं, कैंसर प्रतिरोध, डीएनए मरम्मत के तरीके, धीमी मेटाबॉलिज्म, उन्हें समझकर शायद हम इंसानों में उम्र से जुड़ी बीमारियों का, जैसे कैंसर है, अल्जाइमर है, उनका बेहतर इलाज ढूंढ सके। जीवन की इन लंबी और गहरी कहानियों के अलावा ये अंक विज्ञान के कुछ छोटे मगर उतने ही हैरान करने वाले पहलुओं पर भी रोशनी डालता है। कुछ तेज रोचक तथ्य भी हैं इसमें। हाँ, कुछ बहुत मजेदार चीजें हैं। जैसे इग्वाना की समुद्री यात्रा। इग्वाना? छिपकली जैसी? हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि करीब 3 से 3.5 करोड़ साल पहले इग्वाना ने उत्तरी अमेरिका से फिजी तक का सफर तय किया होगा, समुद्र के रास्ते। फिजी तक कैसे? माना जाता है कि वो समुद्र में बहते हुए पौधों के बेड़ों पर सवार होकर वहां पहुंची। 8,000 किलोमीटर। 8,000 किलोमीटर पौधों पर तैर के? हाँ, ये जमीन पर रहने वाले रीढ़धारी जीवों की अब तक की ज्ञात सबसे लंबी समुद्री यात्रा मानी जाती है। गजब है। और वो ताली बजाने के पीछे का विज्ञान, वो क्या है? हाँ, वो भी बड़ा रोचक है। जब हम ताली बजाते हैं तो आवाज क्यों आती है? हाँ, क्यों? ये हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंस की वजह से होता है। हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंस, ये क्या होता है? ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी खाली बोतल के मुंह पे फूंक मारते हैं तो एक खास आवाज निकलती है ना। हाँ, वू करके। बिल्कुल। जब हम ताली बजाते हैं तो हथेलियों के बीच की हवा तेजी से बाहर निकलती है, एक जेट की तरह। अच्छा। वो हवा में कंपन पैदा करती है और वही हमें ताली की आवाज के रूप में सुनाई देता है। दिलचस्प। और हमारे कान हिलाने की क्षमता, उसके बारे में भी कुछ था? हाँ, हम इंसानों में कान हिलाने वाली मांसपेशियां अभी भी होती हैं। सुपीरियर ऑरिक्युलर मसल कहते हैं उसे। लेकिन ज्यादातर लोग हिला नहीं पाते। हाँ, पर कुछ लोग हिला सकते हैं अपनी मर्जी से। और शोध बताते हैं कि जब हमें सुनने में मुश्किल होती है, जैसे शोर वाली जगह पे, तो ये मांसपेशियां अनजाने में ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, जैसे कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही हों। अच्छा, तो इसका कोई फायदा? शायद भविष्य में हो सकता है इसका इस्तेमाल ये मापने में किया जा सके कि कोई व्यक्ति सुनने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। और इससे हियरिंग एड जैसी तकनीकों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। तकनीक की बात आई है तो वो तितली के पंखों से कैंसर का पता लगाने वाली बात, वो काफी अनोखी लगी मुझे। हाँ, वो वाकई कमाल की खोज है। ब्लू मॉर्फो तितली होती है ना, नीले रंग की सुंदर सी। हाँ, देखिए। उसके पंखों की जो बनावट है, बहुत सूक्ष्म स्तर पे वो प्रकाश को खास तरीके से बिखेरती है, परावर्तित करती है। अच्छा। तो यूएससीएसडी के शोधकर्ताओं ने, लिसा पॉलिकाकोस और पाउला किरिया ने ये पाया है कि अगर इस पंख और इंसान के ऊतक के नमूने से एक खास तरह की रोशनी, पोलराइज लाइट, गुजारी जाए तो स्तन कैंसर से जुड़े जो शुरुआती बदलाव होते ना ऊतकों में, खासकर फाइब्रोटिक बदलाव, उनका पता लगाया जा सकता है। अरे वाह, मतलब डिटेक्शन में मदद। जी हाँ, और ये तरीका शायद पारंपरिक तरीकों से सस्ता और आसान हो सकता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और वो कीड़ा जिसके पिछले हिस्से पे चेहरा बना होता है, वो क्या था? हाँ, वो तो कमाल का भेस बदलना है। मोरक्को में एक ब्लो फ्लाई, एक तरह की मक्खी होती है, उसका लार्वा मिला है। उसके पिछले हिस्से पर, मतलब उसके बट पर, दीमक के चेहरे जैसी आकृति बनी होती है। चेहरे जैसी मतलब आंखें, एंटीना? हाँ, आंखें, एंटीना, सब कुछ बिल्कुल दीमक जैसा। तो इससे क्या होता है? इस नकल की वजह से वो दीमक के घोंसले में घुस जाता है और दीमक उसे पहचान नहीं पाते, वो उसे अपना साथी समझकर छोड़ देते हैं। क्या बात है।
प्रकृति भी क्या क्या तरीके निकालती है जीने के। है ना, बिल्कुल निराले। इन अनोखी खोजों के साथ साथ अंक में कुछ बड़े और भविष्य से जुड़े सवाल भी उठाए गए। जी। जैसे क्या हम मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बना सकते हैं? टेराफॉर्मिंग वाली बात। हाँ, मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने का विचार, मतलब उसे पृथ्वी जैसा बनाने का विचार, ये दशकों से चला आ रहा है। साइंस फिक्शन में भी बहुत है। हाँ, तो इसके लिए चाहिए क्या होगा? 2 मुख्य चीजें चाहिए। एक तो घना वायुमंडल जो गर्मी को रोक सके, ग्रह को गर्म रख सके, और दूसरा सांस लेने लायक ऑक्सीजन। लेकिन इसमें चुनौतियां तो बहुत होंगी। बहुत ज्यादा। पहली चुनौती तो मंगल का वायुमंडल ही है। वो कैसा है अभी? अभी वो पृथ्वी के वायुमंडल से 100 गुना ज्यादा पतला है और बहुत ठंडा है। 100 गुना पतला? हाँ, और उसमें गर्मी रोकने वाली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बहुत कम है। तो CO2 कहाँ से लाएंगे? कोशिशें हो सकती हैं, जैसे मंगल की चट्टानों से या ध्रुवीय बर्फ से CO2 निकालने की। लेकिन एक अध्ययन कहता है कि इससे भी शायद काफी ना हो। मतलब पृथ्वी के वायुमंडल के घनत्व का सिर्फ 7% ही हासिल हो पाएगा। सिर्फ 7%? उससे क्या होगा? हाँ, बहुत कम है। और क्या दिक्कतें हैं? एक बहुत बड़ी दिक्कत है मंगल का अपना चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड न होना। पृथ्वी का तो है। हाँ, और वही हमें सूरज और अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। तो मंगल पर यह सुरक्षा कवच नहीं है, तो सतह पर जानलेवा रेडिएशन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मंगल की मिट्टी में जहरीले परक्लोरेट लवण मिले हैं, जो इंसानों और पौधों दोनों के लिए हानिकारक हैं। और गुरुत्वाकर्षण वो भी कम है ना? हाँ, पृथ्वी का सिर्फ 38%। तो अगर इंसान लंबे समय तक वहां रहे तो उनकी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। बाप रे, इतनी सारी समस्याएं हैं। तो क्या ये संभव भी है, मतलब टेराफॉर्मिंग? देखिए, सैद्धांतिक रूप से शायद हाँ, लेकिन इसमें सैकड़ों या शायद हजारों साल लग सकते हैं। हजारों साल? हाँ, और तरीके भी बड़े अजीब हैं, जैसे क्षुद्र ग्रहों को मंगल से टकराकर गर्मी और गैस पैदा करना। ये तो खतरनाक लग रहा है। हाँ, बहुत खतरनाक और शायद अविश्वसनीय भी। ऑक्सीजन बनाने के लिए जेनेटिक रूप से बदले गए साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल, वो शायद ज्यादा व्यावहारिक तरीका हो। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी, बहुत महंगी और बहुत लंबी चुनौती है। इसके लिए ऐसी तकनीक चाहिए होगी जो अभी हमारे पास नहीं है, और बहुत दृढ़ता चाहिए होगी। मंगल की इन भारी चुनौतियों से हटकर एक और दिलचस्प सवाल जो स्रोत उठाता है, वो फिल्मों के खलनायकों से जुड़ा है। हाँ, वो भी मजेदार है। सवाल ये कि क्या बुरा बचपन ही किसी को बुरा बनाता है, विलन बनाता है? ये क्लासिक सवाल है ना, प्रकृति बनाम पोषण वाली बहस जैसा। हाँ, तो स्रोत में एक अध्ययन का जिक्र है। हाँ, जेनिफर जैक्सन का एक अध्ययन। उन्होंने DC और मार्वल फिल्मों के हीरोज और विलन्स के बचपन के बुरे अनुभवों का विश्लेषण किया। अच्छा, कैसे अनुभव? उन्हें कहते हैं ACS, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। जैसे क्या उनके माता पिता नहीं थे, क्या उन्होंने बचपन में हिंसा देखी, गरीबी देखी, दुर्व्यवहार सहा, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो क्या नतीजा निकला? क्या बुरे बचपन वाले ज्यादातर विलन बने? दिलचस्प बात यह है कि अध्ययन में ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं मिला। कोई सीधा संबंध नहीं, यानी किसी पात्र का बचपन कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो, ये जरूरी नहीं कि वो हीरो बनेगा या विलन। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे ब्लैक विडो हैं। उनका बचपन तो बहुत ही दर्दनाक और शोषण भरा था, लेकिन वो एक नायिका बनी। हाँ, सही है। वहीं कुछ खलनायक ऐसे भी थे जिनका बचपन तुलनात्मक रूप से कम मुश्किल था। तो फिर क्या चीज तय करती है, हीरो बनना या विलन बनना? अध्ययन इसी ओर इशारा करता है कि ये शायद व्यक्तिगत चुनाव का मामला ज्यादा है। चुनाव? हाँ, जैसे पात्र हैं टीचाला, ब्लैक पैंथर या शांग-ची, उन्होंने भी बचपन में मुश्किलें झेली या अपने पिता के गलत कामों को देखा। हाँ, लेकिन वो दिखाते हैं कि सही मार्गदर्शन, समुदाय का साथ और सबसे बढ़कर व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, मतलब अपनी मर्जी और चुनाव से इंसान मुश्किल हालात के बावजूद अच्छाई का रास्ता चुन सकता है। तो ये नियति नहीं बल्कि चुनाव है। हाँ, अध्ययन तो यही सुझाव देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने कई अहम बातें समझी। जी हाँ। हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन कैसे ग्रीनलैंड जैसे दूर दराज के इलाकों में भी ठोस और खतरनाक असर डाल रहा है। वो भूस्खलन और सुनामी वाली बात।
बिल्कुल। फिर हमने प्रकृति की अद्भुत क्षमता देखी, जहां जीव हजारों 17,000 साल तक जीने के लिए अविश्वसनीय रणनीतियां अपनाते हैं। हाँ, वो जीवन की विविधता और लचीलापन कमाल का है। हमने ये भी जाना कि ताली बजाने जैसी साधारण चीजों में भी कितना विज्ञान छिपा है, और कैसे एक तितली के पंख भी वो चिकित्सा में मददगार हो सकते हैं। जी, रोजमर्रा की चीजों में विज्ञान। और अंत में हमने मंगल को बसाने की विशाल चुनौतियों और बुराई की प्रकृति जैसे बड़े सवालों की जटिलता पर भी गौर किया। वो हीरो विलन वाली बहुत। हाँ, ये सब जानकारी हमें वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ तो मंगल को रहने लायक बनाने की इतनी बड़ी, लगभग असंभव सी लगने वाली तकनीकी और नैतिक चुनौतियां हैं। सही। और दूसरी तरफ यही पृथ्वी पर जीवन ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भारी आघातों के बाद भी टिके रहने और पनपने की जो अविश्वसनीय क्षमता दिखाई है, हाँ। इन दोनों बातों को अगर साथ रखें तो ये सवाल जरूर उठता है कि हम इंसानों को, मानवता को अपने भविष्य को सुरक्षित और स्थायी बनाने के लिए अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन, अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना चाहिए, मंगल पर या यहीं पृथ्वी पर? वाकई ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को शायद सोचना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।